क्यों यूएपीए सिर्फ मुसलमानों पे लगाया जा रहा है कर्नाटक के अंदर? अभी एनआईए का रोल क्या है? एनआईए को क्या काम दिया गया है? एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस को, इन 153A केस को किस तरीके से टेरर केस में कन्वर्ट करें, यह टास्क एनआईए को दिया गया। जब बात मुसलमानों की आती है, मुसलमानों के राइट की आती है, यही सेक्युलर पार्टीज अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल को भूल जाती है। आरएसएस से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, जो कमिटमेंट इनके पास नहीं है। आज आरएसएस समझ रहा है इंडिया के अंदर आरएसएस के एजेंडा के लिए अगर सबसे बड़ा ऑपोजिशन कोई है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जहां जहां पॉपुलर फ्रंट आता है वहां से फियर भाग जाता है। क्यों यूएपीए सिर्फ मुसलमानों पे लगाया जा रहा है कर्नाटक के अंदर? एक वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर 3 मर्डर हुए। मसूद, प्रवीण, फाजिल, 3 मर्डर हुए। मसूद के मर्डर में नो कॉम्पेंसेशन, नो यूएपीए, नो एनआईए। फाजिल के मर्डर में नो कॉम्पेंसेशन, नो यूएपीए, नो एनआईए। प्रवीण के मर्डर में यूएपीए, एनआईए, कॉम्पेंसेशन, हैरेसमेंट, हर चीज। ये किसके लिए है रूल्स? एनआईए का काम क्या है आज इंडिया में? केरला में आई थी एनआईए निकाह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन अभी एनआईए का रोल बदल गया है। अभी एनआईए का रोल क्या है? एनआईए को क्या काम दिया गया? एनआईए का काम है एक 302 मर्डर केस को, एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस को, इन 153A केस को किस तरीके से टेरर केस में कन्वर्ट करें, यह टास्क एनआईए को दिया गया है। पूरे इंडिया में एनआईए कहां पर भी रेड करता है, रेड के बाद प्रेस रिलीज में लास्ट में एक लाइन आता है। वो लाइन में क्या लिखा जाता है? टेरर, क्रिएटिंग टेरर, क्रिएटिंग टेरर। और एनआईए को पता है, बीजेपी को पता है कि कोर्ट में, ट्रायल में वो प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन इस गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है, इस गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है, हमें प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ हैरेस करना है, हम बेल ही नहीं देंगे। इसलिए आप देखिए, जामिया के बच्चे, जेएनयू के बच्चे, कैंपस फ्रंट के स्टूडेंट्स, अंशद और फिरोज, सिद्दीक कापन, इन्हें बेल भी नहीं मिलता। वहीं पर आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर फाजिल के मर्डर में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, 1 महीने के अंदर उन्हें बेल हो जाता है। 1 महीने के अंदर बेल हो जाता है, 1 महीने के अंदर वो बाहर आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। बिल्किस बानो का रेप होता है, पूरी दुनिया शॉक में हो जाती है, उनको फ्री किया जाता है। पूरे दुनिया में एक आवाज उठती है, कोई नहीं करता। असल में यह गवर्नमेंट मैसेज दे रहा है, असल में यह गवर्नमेंट मैसेज दे रहा है कि वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। हम लोग एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज को अब छुपाएंगे नहीं। आरएसएस का एजेंडा अभी हिडन नहीं है, पहले हिडन था। अभी आरएसएस का एजेंडा हिडन नहीं है, आरएसएस का एजेंडा ओपन है। इस ओपन एंटी मुस्लिम एजेंडा को आरएसएस लेके गई है, और उस एंटी मुस्लिम एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुस्लिम कम्युनिटी का भी मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सिर्फ दूसरों के बारे में बोलेंगे तो काफी नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक प्रॉब्लम यह है, हम सोच रहे हैं कि चंद सेक्युलर लीडर्स हैं, ये लोग हमारी हिफाजत कर देंगे। हमारी एक प्रॉब्लम है, हम लोग यहां वहां मसीहा को ढूंढते हैं। मसीहा, केरला में पिनारायण विजयन, तमिलनाडु में स्टालिन, वहां ममता। इतना इनके ऊपर एक इज्जत, इतना इनके ऊपर भरोसा, सिर्फ उनके नाम के आगे रजी अल्लाह ताला अन्हु लगाना बाकी है। सिर्फ ये पेंडिंग है, बाकी सब हो गया, बाकी सब हो गया। लेकिन मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, ये जो सेक्युलर पार्टीज के पीछे आप लोग जा रहे हैं, याद रखिए, इन सेक्युलर पार्टीज के सामने जब 2 ऑप्शन आएगा, इन सेक्युलर लीडर्स के सामने जब 2 ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन मुस्लिम्स के राइट्स के बारे में बात करना,
और सेकंड ऑप्शन मेजॉरिटी वोट्स को प्लीज करना, तो ये सेक्युलर पार्टीज जो हैं मुस्लिम राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, मेजॉरिटी वोट्स के लिए काम करेगी। याद रखिए इस चीज को। केरला में हमने देखा, केरला में क्यों आलेपी के प्रोग्राम के बाद आपको क्यों लगता है कि इतना पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ सीपीएम लगी? यहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, या सीपीएम थी। वो इसलिए क्योंकि एर्नाकुलम में एक असेंबली इलेक्शन था और सीपीएम को उस असेंबली इलेक्शन में मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट चाहिए था। जब मेजॉरिटी कम्युनिटी की वोट चाहिए, उस वक्त सीपीएम ने मुस्लिम्स के राइट्स को भी रिजेक्ट कर दिया, मुसलमानों के घरों में रेड किया, क्योंकि सीपीएम को मेजॉरिटी कम्युनिटी को दिखाना था कि हम प्रो मुस्लिम नहीं हैं, हम प्रो मुस्लिम नहीं हैं। और यह बीमारी सिर्फ सीपीएम की नहीं है। तेलंगाना के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों के ऊपर लाइट केस लग जाता है, लेकिन अब्दुल कादिर नाम का एक शख्स जो एक जेन्युइन मार्शल आर्ट एकेडमी चलाता है, उसके ऊपर यूएपीए वहां की टीआरएस गवर्नमेंट लगाती है। हर सेक्युलर स्टेट्स में आप देखिए, हर सेक्युलर स्टेट में आपको यही दिखेगा। जब बात मुसलमानों की आती है, मुसलमानों के राइट की आती है, यही सेक्युलर पार्टीज अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल को भूल जाती है। ये लोग गांधी को बहुत याद करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तब गांधी को भूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, गांधी के ऊपर भी, महात्मा गांधी के ऊपर भी आरएसएस के लोगों ने एक लेबल लगाया था। वो लेबल क्या था कि महात्मा गांधी प्रो मुस्लिम है। गोडसे को महात्मा गांधी से प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि गोडसे कह रहा था कि महात्मा गांधी प्रो मुस्लिम है, पूरा का पूरा आरएसएस कह रहा था महात्मा गांधी प्रो मुस्लिम है। लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी ने आरएसएस को खुश करने के लिए मेजॉरिटी अपीजमेंट का नाटक नहीं किया। जो है वो है, यह बात उन्हें पसंद नहीं आई, इसलिए हमने देखते हैं कि गोडसे ने जाकर गांधी को मर्डर कर दिया। इंडिया का सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ, महात्मा गांधी का मर्डर किया गया। और आज ये सेक्युलर पार्टीज जो अपने ऑफिस में महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की ये जो एक पॉलिसी थी कि अपीजमेंट, मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स को छोड़कर मेजॉरिटी अपीजमेंट के पीछे मत जाओ, ये जो एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को रिजेक्ट किया। दूसरा चीज, आरएसएस से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, जो कमिटमेंट इनके पास नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, 2014 से लेकर अब तक 167 सेक्युलर पार्टीज के एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। 167 एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन किया है। उस 167 में 100 कांग्रेस के लोग हैं, मोर देन 100 कांग्रेस के लोग हैं। यानी जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को दूर रखने के लिए, बीजेपी के कम्युनल एजेंडा को हराने के लिए, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने इन सेक्युलर पार्टीज को वोट दिया, वो सेक्युलर पार्टीज इलेक्शन में जीतने के बाद बीजेपी को सेक्युलर लोगों ने हरा दिया, लेकिन सेक्युलर पार्टीज ने बीजेपी को जिता दिया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इस सारे स्टेट में आप देखिए वहां पर बीजेपी हार गई थी। गोवा बीजेपी हार गई थी, लेकिन बीजेपी को जिताया किसने? वहां पर बीजेपी को जिताया इन्हीं सेक्युलर पार्टीज ने। तो देखिए, आप इन पर जो एक भरोसा है, वो भरोसा आंख भर करके करना, ये भी कोई भी एक अक्लमंदी की बात नहीं। मुसलमानों को अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जरूरी है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कोई हराम नहीं है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक कम्युनिटी के पास एक टूल है जिससे वो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करे। तो अब वक्त आ गया है एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की तरफ, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के बारे में सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिन पर आपने भरोसा किया वो ये आरएसएस के थ्रेट से नहीं लड़ सकते। ये जो आज इंडिया के अंदर अपोजिशन पार्टीज बहुत हैं, लेकिन इंडिया में ऑपोजिशन नहीं है। इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज बहुत हैं, लेकिन ऑपोजिशन नहीं है। इसलिए आज आरएसएस समझ रहा है इंडिया के अंदर आरएसएस के एजेंडा के लिए अगर सबसे बड़ा ऑपोजिशन कोई है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों आरएसएस पॉपुलर फ्रंट को अपना
अपोजिशन समझता है। क्यों आरएसएस को हमारे से इतना प्रॉब्लम है, उसके चंद रीजंस हैं। वो रीजंस मैं आपके सामने रखता हूं। आरएसएस का फुल एजेंडा खौफ, डर, फियर, इसके ऊपर है आरएसएस का एजेंडा। अगर फियर नहीं रहा तो आरएसएस का एजेंडा नहीं चलेगा। आरएसएस के एजेंडा में सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा फियर है। आरएसएस चाहता है कि फियर डालें, लेकिन जहां जहां पॉपुलर फ्रंट आता है वहां से फियर भाग जाता है। तो आरएसएस का जो ये फियर का एजेंडा है, उस फियर के एजेंडे को पॉपुलर फ्रंट डिमोलिश करता है। ये एक रीजन है। आरएसएस चाहता है कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी एक अनऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम कम्युनिटी हो। अभी आपने देखा आज नरेंद्र मोदी ने चीता लाया। चीता क्या करता है? चीता एक ऑर्गेनाइज्ड हिरनों पर अटैक नहीं करता। चीता जो है उस हिरन को अलग कर कर, एलियनेट कर कर, सिंगल कर कर अटैक करता है। और आरएसएस हमेशा चाहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी एलियनेट हो, डिवाइडेड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ने इस मुस्लिम कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर दिया है। यह उन्हें बर्दाश्त नहीं। तीसरा चीज, वो चाहते हैं इंडियन मुस्लिम्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ना चले, अपने राइट्स के बारे में पता ना चले। जिस दिन से पॉपुलर फ्रंट इंडिया के सीन में आया है, हमने इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को उनके लीगल राइट्स और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताया है। और यह बात मैं पॉपुलर फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी आपके सामने नहीं कह रहा हूं। पॉपुलर फ्रंट के बारे में 2 रिसर्च स्टडीज हुए हैं। 2 रिसर्च स्टडीज हुए हैं। पहला रिसर्च स्टडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर एमरिच ने पॉपुलर फ्रंट पर किया है। उस ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर ने पॉपुलर फ्रंट के बारे में क्या कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुस्लिम्स को आइडेंटिटी के छोटे छोटे पॉलिटिक्स से बाहर निकालकर सिटीजन पॉलिटिक्स की तरफ लेके आए हैं। और रिसेंटली आईआईटी मद्रास में भी पॉपुलर फ्रंट के बारे में एक रिसर्च पेपर आया है, एशियन सर्वे जर्नल में आया है। अगर आप वो सर्वे पढ़ेंगे, आईआईटी का रिपोर्ट पढ़ेंगे, आईआईटी मद्रास के रिपोर्ट में आता है कि इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लीगल प्रैग्मेटिज्म लाया है। ये जो चीज आरएसएस तोड़ना चाह रहा था, ये पॉपुलर फ्रंट ने लाया है। एक जमाने में हम कहते थे, आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास कह रहा है। ये पॉपुलर फ्रंट का कंट्रीब्यूशन है। आरएसएस चाहता है कि उनके एजेंडा के सामने कोई ना रुके, लेकिन पॉपुलर फ्रंट एक कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वो कल्चर ये है कि अगर आपके सामने इनजस्टिस होता है तो खामोश नहीं रहना है, इनजस्टिस के खिलाफ बात करना है। ये जो एक बात करने का एक कल्चर, एक एटीट्यूड पॉपुलर फ्रंट ने शुरू किया है, इसलिए पॉपुलर फ्रंट से प्रॉब्लम है।